हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने ये नई सीरीज़ शुरू की है MPPGT मेंस फॉर PGT इंग्लिश टीचर्स, उच्च माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट, विच विल बिगिन फ्रॉम 2 अगस्त 2023। और इसमें आपको पता ही चल चुका होगा अब तक 2 आवर्स का पेपर होगा, 100 MCQs होंगे, 100 मार्क्स के, 1 मार्क ईच। और क्योंकि ये पेपर MCQ फॉर्म में होने वाला है तो इसमें क्या होता है ना, बहुत अच्छी नॉलेज हमको होनी चाहिए। सब्जेक्टिव तो है नहीं कि थोड़े कुछ वैल्यू पॉइंट्स लिखें कुछ नहीं लिखें तो काम चल जाएगा, है ना। तो आपको या तो आंसर करेक्टली पता है या नहीं पता है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है। तो हम MCQs की तैयारी भी करेंगे। जब हमारा एक बार रिवीजन, हमारा सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपको इसके PDF नोट्स भी दूंगी और मैं आपको इसके टेस्ट्स भी दूंगी। मतलब हम MCQ टेस्ट करेंगे थ्रू द क्वेश्चंस विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मी, ठीक है। एंड रियली टफ क्वेश्चन सो दैट यू कैन रियली टेस्ट योर नॉलेज कि आपकी प्रेपरेशन है कैसी। All right. Now, as you all know, I have qualified this exam twice, like qualified once, but passed, got good score twice. And my rank was 12 in the previous MPTET exam, and I had joined government model school. But then I had to leave after a few months because of personal issues. So that is why I'm able to make this YouTube channel and help so many other teachers who wanted to join a government job like me. And I hope your journey is smooth and trouble free. So for this, let us begin with the next topic in Unit 2. The next topic in Unit 2 is pronouns. Okay, and we all know there are such a lot of pronouns. Okay, very different pronouns, different usage, some confusing ones also. So we'll take all that up in this video. तो सबसे पहले तो कुछ examples as usual pronouns के it, she, he, you, we, they, us, them. Pronouns are the words we use in place of a noun. अब इसमें बहुत किस्म के होते हैं। जो पहला काइंड है वो है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। कहीं पे तो सेम है ना, कहीं पे फ़र्क है, ठीक है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या फ़र्क होता है? अगर वो प्रोनाउन सब्जेक्ट में मतलब डूअर ऑफ द एक्शन है तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है। जैसे आई हेल्प्ड यू, तो डूअर ऑफ द एक्शन है तो ये हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। और रिसीवर ऑफ द एक्शन है, जैसे आई हेल्प्ड यू, तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। रिसीवर ऑफ द एक्शन है तो यू हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई हेल्प्ड हिम, तो आई सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ, हिम जो हुआ वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई हेल्प्ड हर, हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। ऐसा सेंटेंस बना करके आप सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। कोई भी वर्ब ऐड कर लीजिए और यही वर्ब ऐड कर लीजिए आई से, तो आपको सारे जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोनाउंस है ना एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस यही फ़र्क है, सब्जेक्ट इज़ द डूअर एंड ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो ये वर्ब के पहले आता है, ये वर्ब के बाद में आता है। अब ठीक है, अब थोड़े से इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या होता है कि एक इसके ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, सब्जेक्ट प्रोनाउंस तो पहले आते हैं। कैसे? जैसे कैन यू हेल्प हिम, तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई विल हेल्प यू, तो आई हुआ हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन, यू हुआ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। दे सॉ अस, तो दे डूअर ऑफ द एक्शन तो दे है, तो ये हुआ सब्जेक्ट और ये वर्ब है सॉ। अस ये हुआ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। वी डिड नॉट सी देम, तो वी इज सब्जेक्ट एंड देम इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब प्रेपोजिशंस के बाद ना ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस यूज होते हैं, प्रेपोजिशंस के बाद भी। अब जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे मैं प्रेपोजिशन मार्क करती हूँ, ठीक है। ये प्रेपोजिशन है फॉर, एट, टू, एट, फ्रॉम, ये प्रेपोजिशंस है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के पहले ऑब्वियसली वर्ब के पहले ये हुए सब्जेक्ट प्रोनाउंस ही, इट,
और ये मैंने एक इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लिया है ना, जिसमें कि सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, अंडरस्टूड है, इट्स नॉट विजिबल, ये वाला और ये वाला, ठीक है। लेकिन इन सेंटेंसेस में भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन तो नहीं है लेकिन सब्जेक्ट प्रोनाउन है। गिव इट टू हिम, ये हुआ। अब जो हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं वो कौन से हैं? ही इज वेटिंग फॉर मी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इट इज बार्किंग एट यू, ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ। गिव इट टू हिम, ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ। डोंट लुक एट देम, देम हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। डू नॉट टेक इट फ्रॉम अस, ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अब जो बाकी के जो प्रोनाउंस है ना, जो हमने यहाँ पे मार्क किए हैं, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि पर्सनल प्रोनाउंस आर दीज, राइट, एंड पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ टू काइंड्स विच आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, ठीक है। अब हम सेकेंड काइंड ऑफ प्रोनाउंस करते हैं विच इज possessive pronouns, ठीक है। Okay, let's begin. So the second kind of possessive pronouns are given here, and along with this I have taken possessive adjectives. Now there is a reason why I have taken them together, क्योंकि इन दो टॉपिक्स को ना यूजुअली साथ में ही पढ़ाया जाता है। लाइक ऑल एक्सपीरियंस टीचर्स विल टीच देम टुगेदर, because when you see the difference before your eyes it is easy to remember in what way are they different. क्योंकि क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको अंडरलाइन कर दिया जाएगा प्रोनाउन, और आपको पूछा जाएगा कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, या पर्सनल प्रोनाउन है। मतलब ये ऑप्शंस दे दिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के बीच में। तो डिफरेंस क्या है? दोनों ही पोजेशन तो शो कर रहे हैं, फिर क्या डिफरेंस है? देखिए ना कितने सिमिलर हैं ये, तो कंफ्यूज होना तो लाजमी है। तो क्या होता है, इससे क्या हुआ है, मैंने पिछली वाली लिस्ट को ही आगे बढ़ा दिया है। आई, मी, माई एंड माइन, तो पोजेसिव एडजेक्टिव है माई और पोजेसिव प्रोनाउन है माइन। क्या डिफरेंस आया है इसमें? दिस इज my book. Suppose I have written here, I have written book here. This is my book. तो ये possessive adjective क्यों है? क्योंकि book तो है noun, तो ये noun की information दे रहा है। This is my book. तो क्योंकि ये noun को define कर रहा है तो ये हो गया adjective। और किस तरह का adjective हुआ भाई? ये तो possessive adjective हुआ है ना, my book। तो ये clear हो गया कि ये adjective है। और यहां पे हम बोलेंगे दिस बुक इज माइन। कैसे? दिस बुक इज माई बुक। समझिए किस तरह से बोला जा रहा है, ये बुक मेरी है, दिस बुक इज माइन, ठीक है। तो यहां पे ये जो है ये है आपका पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब डिफरेंस क्या आया है इसमें? क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये नाउन को ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो है माय यहाँ पे ये हो गया है आपका एडजेक्टिव। और वहीं पे दिस बुक इज माइन, ये बुक के बारे में आपको, ये दिस बुक इज माई बुक। सपोज आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माई बुक, तो आप यहाँ पे बता रहे हैं कि ये एक प्रोनाउन है, आप ये बता रहे हैं कि ये बुक मेरी है। तो ये किस तरह का प्रोनाउन है? पोजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि दिस बुक इज माई बुक बोलने के बजाय आप बोल रहे दिस बुक इज माइन, ठीक है। तो इसलिए ये किसकी जगह ले रहा है? ये एक नाउन की जगह ले रहा है ना, इसलिए ये यहाँ पे हो गया प्रोनाउन। तो इसका हिंट ये हुआ है कि अगर ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के पहले अगर आ रहा है, हर जगह देखिएगा आप, नाउन के पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव है, और नाउन के बाद में आ रहा है तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये है योर कार,
दिस कार इज योर्स, ठीक है. हिज डॉग, दिस डॉग इज हिज. हर बैग, दिस बैग, पूरा सेंटेंस लिखूं, आ जाएगा यहाँ पे. दिस बैग इज हर्स. हर जगह ये कहाँ आ रहा है ना, इसके बाद में, वर्ब के बाद में, ठीक है. और यहाँ पे ये आ रहा था नाउन के पहले. इट्स बोल, है ना. दिस इज माई डॉग, इट इज इट्स बोल. इट्स यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी वाला नहीं है. मैं आपको यहाँ पे ना इट्स और इट्स का डिफरेंस भी समझा दूंगी. इट अपॉस्ट्रोफी एस एंड इट अपॉस्ट्रोफी विदाउट अपॉस्ट्रोफी एस, इसका डिफरेंस बताती हूँ अभी. इट्स बोल, बाउल नहीं बोलते हैं इसको, बोल बोलते हैं, है ना, जो खाने का बर्तन है डॉग का. दिस इज माई डॉग, इट इज इट्स बोल. दिस इज इट्स बोल, ये इसका बोल है. अब क्योंकि एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स कुछ पोजेस नहीं करते हैं, तो इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउन में ये यूज नहीं होता है इट्स का, है ना. दिस बोल इज इट्स, है ना, ये ऐसे नहीं बोलते हैं. दिस इज इट्स बोल ऐसे बोलते हैं. ये सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह ही यूज होता है. अ हाउस, कैसे बोल रहे हैं इसको. दिस हाउस is ours. Their car, this car is theirs. ठीक है. तो ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस हमारा क्लियर हो गया, डिफरेंस पता चल गया आपको. अब मैं इट्स का थोड़ा सा क्लियर करती हूँ. देखिए, इट्स अपॉस्ट्रोफी वाला होता है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है इट इज, ठीक है. इट इज रेड इन कलर, सपोज, है ना. इट्स नेम इज ब्रूनो, ठीक है. कभी कंफ्यूजन हो कि यहाँ पर इट्स आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कभी भी हो ना, तो आप इसको ना इलेबोरेट, इसको मतलब फुल फॉर्म करके बोल के देखना. कभी अगर इट्स में हो रहा है कंफ्यूजन कि ये आएगा या ये आएगा, कौन सा आएगा भाई, अगर कंफ्यूजन हो तो उसको आप एक्सपैंड करके देखिए. कैसे, अगर आपको लग रहा है इट इज़ नेम इज़ ब्रूनो तो गलत है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, है ना. और आपको ये लग रहा हो कि इट्स रेड इन कलर, अगर इसके अंदर आपने अगर अपॉस्ट्रोफी ला के बोला तो बोलेगा हो जाएगा इट इज़ रेड इन कलर, तो आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है ना. तो ऐसे करके हम इसको एक्सपैंड करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है. ये हो गया हमारा सेकेंड काइंड ऑफ प्रोनाउन, ठीक है. Okay, so the third kind is the demonstrative pronouns. Demonstrative क्या होता है, जैसे आप demonstrate करते हैं, आप दिखाते हैं, है ना, मतलब point कर रहे हो जिसको, तो वो होता है this and these. यूजुअली जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी ये होती है कि these, this और that, ये सिंगुलर के लिए क्लोज सिंगुलर, और ये भी सिंगुलर, लेकिन ये नियर के लिए, ये फार के लिए होता है ना. लेकिन इसका एक एक यूज़ और भी है, तो मैं पहले आपको बताती हूँ. दिस एंड दीज, दिस एंड दीज ये क्या बताते हैं. एक तो ये नियर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसको पॉइंट आउट करने के लिए, है ना. जैसे दिस इज माई हाउस, जो कि नियर हो और सिंगुलर हो, ठीक है. तो नियर एंड सिंगुलर, दिस इज माई हाउस. फिर दीज बताता है इंट्रोड्यूस, ओके, नियर, ओके, दीज आर माई पेरेंट्स, दीज आर माई क्या लिख रही थी मैं, दीज आर माई फ्रेंड्स, जिया एंड रिया, ठीक है. ये हो गया हमारा प्लूरल, राइट. तो दिस एंड दीज हुआ, दो तरह से यूज करते हैं इसको. फिर दैट एंड दोज, ये है एक तो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रेफर करने के लिए. सेकेंडली टू रेफर टू समथिंग दैट इज ऑलरेडी बीन मैंशनड, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, ऑलरेडी बीन मैंशनड. तो सिंगुलर क्या है, दैट इज अ ह्यूज बिल्डिंग, दैट इज अ ह्यूज बिल्डिंग. प्लूरल क्या है, दोज आर वेरी एक्सपेंसिव शूज, ठीक है.
तो सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। और एक और तरीके से जो यूज़ हो रहा है, समथिंग दैट इज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, लाइक आई एम गोइंग टू यूके, दैट्स ग्रेट। व्हाट इज ग्रेट? दैट यू आर गोइंग टू यूके। तो ये पूरा जो आपका जो पूरा फ्रेज है, जो पूरा क्लॉज है, इसको ये रिप्लेस कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का सेकेंड यूज। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट काइंड। All right, the reflexive pronouns, these are what, the third kind? I think the fourth kind, right? So the reflexive pronouns, reflexive क्या होता है? That refers to the same person that you have talked about in the beginning of the sentence. That means the subject is also the object of the action. Okay, now used as direct object when the doer and receiver of action are same. When the doer of and the receiver of the action, जैसे कि he fell down and hurt himself, तो he is the doer of the action and he is also the receiver of the action. ठीक है, he fell down and hurt himself. Be careful, you can hurt yourself. So you can hurt yourself. So you is the receiver, the same person, you is the doer and the same person is the receiver of the action. They killed themselves. कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ में तो ये बहुत यूज होते हैं। We enjoyed ourselves, they killed themselves, he hurt himself. ऐसे बहुत सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनके साथ में ये बहुत कॉमनली यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि ये वाला है ना, they killed themselves. So they doer and they are the receiver of the same action. Then I have taught myself to teach. I myself. He motivated himself in spite of his failures. So he himself. फिर ये for preposition का object कई बार बनता है। He felt sorry for himself. देखिए यहाँ पे for preposition का object बन रहा है। He himself, they themselves, they cooked for themselves. फिर ये by preposition का भी object बहुत बनता है। कैसे? Sia lived by herself. ठीक है, अब यहाँ पे by herself का मतलब होता है alone, है ना? He walked, by himself. तो Sia lived by herself in that big house. She walked to the forest by herself, है ना? मतलब alone. फिर यूजुअली कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में बात करते हुए, he himself had come there. We saw Shah Rukh Khan himself, है ना? For emphasis, in such cases we use it like this: Shah Rukh Khan himself performed at the event. Shah Rukh Khan performed at the event is the sentence. But then to intensify, okay, what you are telling, okay, for emphasis you use Shah Rukh Khan himself, है ना, performed at the event. And then also to intensify when the action is done by you, but then you want to emphasize by using myself. I've painted this myself. तो ऐसे I've painted this बोलना भी ठीक है, but when you want to emphasize the fact that you have done it, you say I have painted this myself. यहाँ पे अगर have लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. I have painted this myself. तो चलिए let's move on to the next kind of pronouns. All right, so अब हम करते हैं हमारा reciprocal pronouns and indefinite pronouns. ठीक है, fifth and sixth kind. अब reciprocal pronouns are each other, one another. Reciprocal क्या होता है? मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं ना, something that happens like from both sides. ठीक है,
तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं ईच अदर, जैसे राम एंड श्याम रिस्पेक्ट ईच अदर, तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दे लुक्ड आफ्टर ईच अदर्स पेट्स। मैंने क्यों बनाया ये सेंटेंस कि रेसिप्रोकल का पोजेसिव भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। फिर वन अनदर, कैसे रिया एंड सिया हेल्प्ड वन अनदर। वी हेटेड वन अनदर्स प्रेजेंस, तो ये हो गया हमारा इसका पोजेसिव। ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही होते हैं, ये कभी भी सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं होते हैं, है ना। हम ईच अदर से कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते हैं, वन अनदर से सेंटेंस शुरू नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया इसके बारे में। अच्छा, अब आता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस refer to people or things without saying exactly who or what they are. जैसे कि everybody enjoyed the show, you're not saying exactly who, everybody. So this is an indefinite pronoun जिसकी कुछ definite information आप नहीं बता रहे। Definitely मतलब ये information नहीं दी जा रही है कि कौन है subject, indefinite है। Nobody was bored, इंडेफिनेट है। फिर और एग्जाम्पल्स हैं, एवरीबडी लव्स रेमंड, ये एक बहुत ही फेमस टीवी शो है, ये हमेशा मैं एवरीबडी के एग्जाम्पल में यूज़ करती हूँ। आप भी चेक करिएगा, ये यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको इसके कुछ पार्ट्स, वेरी इंटरेस्टिंग शो। नोबडी केम एंड नथिंग हैपेंड, सो देयर आर टू indefinite pronouns in this sentence. Is this, आपने देखा यहाँ पे हमने बोला है कि ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, है ना। इज़ दिस एनीबडीज़ कोट, फिर मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया है, ये बताने के लिए कि हम इनका पोजेसिव भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इज़ दिस एनीबडीज़ कोट, और कौन कौन से होते हैं ये देखिए, ये एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something। मैंने क्यों लिखे हैं ये, आपको ये बताने के लिए कि इनको कभी भी हम स्प्लिट करके यूज़ करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, तब ये प्रोनाउंस नहीं रहेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको हमेशा जॉइन करके यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस वन, इसको हम डबल ओ साथ में यूज़ नहीं करते, इनको अलग अलग यूज़ करते हैं। नो वन, नो वन किल्ड जेसिका, तो नो अलग और वन अलग, नो वन को साथ जोड़ के नहीं लगते, बाकी सब जगह हम इनको जोड़ करके लिखते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे मेरा एक कॉमन एरर्स का वीडियो है, इसमें मैंने बताया भी है कि भाई एनी बडी को अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो क्या सेंस में होता है, और एनी बडी को साथ लिखते हैं तो क्या उसका सेंस होता है, ठीक है। एवरी बॉडी एंड एवरीबॉडी साथ में उसका क्या, इन दोनों के सेंस में क्या डिफरेंस आता है इनके मीनिंग में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 6 प्रोनाउंस। चलते हैं लास्ट वाला रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। Okay, so we now come to the 7th kind of relative pronouns. Although, let me clarify, I will not use all these relative pronouns in the examples because we'll be doing relative clauses later on. Unit 5 में है relative clauses, ठीक है। तो जब हम रिलेटिव क्लॉजेस करेंगे ना, तब हम सारे रिलेटिव प्रोनाउंस को रिलेटिव क्लॉजेस में यूज़ करना सीखेंगे ही, तो तब हम सारे सेंटेंसेस करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस हम देखते हैं कौन से होते हैं। जैसे कि ये 3 हैं, इन्हीं के फॉर्म्स हैं। अगर सब्जेक्ट हु है, विच है, अगर सब्जेक्ट के में यूज़ हो रहा है तो हु, विच, दैट है। हु इज़ यूज्ड फॉर पीपल, which is used for things, and that is used for both. Okay, I'll show that in the examples. Object pronoun जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है verb का, है ना, वो कौन सा होता है, whom या who, which या that, और possessive क्या होता है इसका, who का whose, which का भी whose, ठीक है, इसका possessive नहीं होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, relative pronouns introduce relative clauses, ये तो मैंने आपको बता दिया है।
तो एग्जाम्पल क्या है, मिस्टर गुप्ता हु इज 62 हैज़ जस्ट रिजाइंड हिज पोस्ट। तो ये क्या करता है, रिलेटिव जो क्लॉजेज होते हैं दो काम करते हैं, या तो क्लैरिफाई करते हैं विच वन, विच मिस्टर गुप्ता, दिस मिस्टर गुप्ता हु इज 62। तो ये क्या बता रहा है हमको, ये फर्स्ट वाला है ना, क्लैरिफाई कर रहा है विच, वो वाले मिस्टर गुप्ता नहीं जो 35 ईयर्स के हैं। मिस्टर गुप्ता हु इज 62 हैज़ जस्ट रिजाइंड हिज पोस्ट, दिस इज द हाउस विच राम हैज़ बिल्ट, ठीक है, विच, दिस इज द हाउस विच राम हैज़ बिल्ट, ठीक है, इट्स गिविंग इंफॉर्मेशन, ही इज़ द मैन दैट फूल्ड मी। तो यहाँ पे हमने हु भी यूज़ किया है, ठीक है, फिर हमने विच यूज़ किया, फिर हमने दैट यूज़ किया, और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है, मतलब और भी इतने सारे ये हैं, है ना, ये हम किस में यूज़ करेंगे, यूनिट 5 जब हम करेंगे रिलेटिव क्लॉजेज, उसमें सारे रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ हो जाएंगे। तो क्योंकि अगर मैं अभी बताऊंगी बाद में फिर बताऊंगी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, तो ठीक है, we'll close the video here. Let's see how we will end the video here. Okay, and let's see like what topic we take next, but then definitely we'll be taking up from unit 2 only. Okay, all right, so keep studying, keep preparing, all the best, bye bye.